बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 25 किस्तें सुन चुके हैं और अब 26वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। मैंने कहा मेरा ताल्लुक NUO से है और ये चंद निशानात मुझे बड़े पुरस्रार हालात में मिले हैं, इनके बारे में आपसे मालूमात का ख्वाहिशमंद हूँ। वाल्डर ने कहा और एक खास निशान मेरे सामने रख दिया। ये तंजीम का निशान था और मेरे सेक्शन से ताल्लुक रखता था। मैंने चौंक कर उन दोनों को देखा। डैनी मार्श स्मिथ हमसे मिली थी, मगर न जाने क्यों वो फवाद फवाद कहकर मुझे पुकार रही थी। वाल्डर ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक ही कह रही होगी बेचारी, अली यार खां के जाल में फंस जो गई है, मैंने जवाब दिया। ये सुनते ही वाल्डर अपनी जगह से उठा और मुझसे लिपट गया। अली यार खान, तंजीम तुम पर फख्र करती है। किसी को गुमा भी न था कि तुम जैसा शख्स तंजीम को इस तरह मिल जाएगा। शुक्रिया फवाद, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। बड़ी सनसनी फैल गई है हम लोगों में। मेरे ख्याल में इस साल का सबसे बड़ा ये इंकिशाफ है और शायद ये ऑपरेशन भी इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। फवाद ने कहा। वाल्डर के मेकअप में फवाद ही था। दूसरा शख्स भी तंजीम का रुकन था। पायलट भी हमारा ही आदमी था जो हेलीकॉप्टर पर मौजूद था। मेरा तोहफा तुम लोगों को बासानी मिल गया था? मैंने सवाल किया। जिस अंदाज में उसे भेजा गया था उसमें कोई मसला ही नहीं था। उस शख्स की फाइल भी हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। 3 अहम मामलात में हमें उस पर शुबा था, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। तुमने न सिर्फ उसका इंकिशाफ किया बल्कि उसकी मौत की इतला भी दी। तंजीम में तुम्हारी हैसियत किसी माफूकुल फितरत शख्सियत की सी हो गई है। ये एजाज मेरे खुदा ने बख्शा है, जिसके लिए मैं उसके हुजूर शुक्र गुजार हूँ। मेरी दूसरी दरख्वास्त का क्या हुआ? वो लोग चल पड़े हैं, बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। उनके लिए इंतजामात कर लो। कितने अफराद हैं? 120 आदमी मुहैया हो सके हैं। तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी गई हैं। तरबियत याफ्ता हैं मुकम्मल तौर पर। हालात में कोई गड़बड़ तो नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन किसी भी वक्त हो सकती है। कोई जहाज है जिससे वो लोग आ रहे हैं? नहीं, एक बड़ी लॉन्च है। आला पैमाने पर काम किया गया है। लॉन्च ऐसी कंपनी की है जो इसराइल नवाज मुल्क से ताल्लुक रखती है। उसके कप्तान वगैरह हमारे कब्जे में है। उससे सफ़र किया जा रहा है। वेरी गुड। नाम क्या है उसका? ओलिया नूस। तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? वापस जाएंगे और उसी लॉन्च पर उतर जाएंगे। सिर्फ तुम्हें इतला देने आए थे। कब तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे? मेरे ख्याल में कल सुबह किसी भी वक्त, फवाद ने जवाब दिया। शुक्रिया फवाद, मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। सेक्रेटरी हाटन भी खतरनाक आदमी है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस जजीरे पर दूसरा खतरनाक आदमी है। खुदा तुम्हें तमाम आफात से महफूज रखे। अब हमें इजाजत दो, कुछ रस्मी कार्रवाई कर लो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए शराब मंगाता हूँ, मैंने कहा और फवाद हंस पड़ा। चलो ठीक है, हम उसे जमीन पर बहाकर अपनी कामयाबी का शगुन लेंगे। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर एक तरफ चल पड़ा तो मैंने सुकून की सांस ली और अपनी जगह से हट आया। हाटन कुछ उलझा सा था, न जाने क्यों। बाकी मामलात हस्बे मामूल थे। शाम को उससे मुलाकात हुई। मैं नई हदायत चाहता हूँ जनाब। किस सिलसिले में? मैंने पूछा। जजीरे का निज़ाम उस शख्स की वजह से दरम बरम हो गया है। हमने अपनी तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन उसकी तलाश में नाकाम रहे। तमाम मुलाजमीन भी परेशान हैं। हालांकि मैंने उनके बारे में हर तरह तसल्ली कर ली है। वैसे भी हद खतरनाक इंसान था। हाटन ने उसके बारे में जो रिपोर्ट दी उसमें उसके ये खास अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इस सिलसिले में तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है। अगर वो जजीरे से निकल गया है तब भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर यहाँ मौजूद है तब भी। खैर, उसके लिए मैंने कुछ इंतजामात किए हैं। कल किसी वक्त एक लॉन्च यहाँ पहुँच रही है जिसमें कुछ लोग आ रहे हैं। मैं जजीरे का इंतजाम उन लोगों के हवाले कर रहा हूँ। वो जासूसी के जदीद तरीन तरीकों से उसका पता लगा लेंगे। हाटन ने सर झुका लिया। मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस सिलसिले में जनाब। बहरहाल मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अब जजीरे पर मौजूद नहीं। मैंने उसे तलाश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। ठीक है, देखते हैं। ये मिस्टर वाल्डर कौन थे? हाटन ने पूछा। जी केन ओवरसीज के मैनेजर। इनकी मार्फत हमने कुछ चीजें मंगाई हैं। उनकी तफसीलात लेकर आए थे। मेरे इल्म में ये बात नहीं थी जनाब। मेरे इल्म में भी नहीं थी। वैसे ये आला सतह के मामलात हैं हाटन। ओह, हाटन ने फिक्रमंदी की गहरी सांस लेकर कहा। मैं उसके चेहरे पर तशवीश के आसार साफ देख रहा था। जरूर उसे कोई शक हो गया था। बहरहाल इस शख्स को अब नजर में रखना था। बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया था। इस वक्त को कामयाबी से गुजारना जरूरी था। शाम होगी। रात के खाने के बाद मैं आराम करने चला गया और बिस्तर पर दराज होकर हालात पर गौर करने लगा। नींद कम वक्त आंखों में बहुत कम आती थी। इस वक्त भी रात के तकरीबन 2 बजे होंगे जब ऊपरी रोशनदान से कांच का एक गोला सा नीचे गिरा। एक लम्हे के लिए मैं हैरान रह गया। मैं उठने का इरादा ही रखता था, लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत साकित हो गया।
गोले से सफेद सफेद धुआं खारिज हो रहा था और गैस की बू ख्वाबगाह में फैलती जा रही थी। मैंने सांस रोक लिया। ये मुझे बेहोश करने की कोशिश थी। सांस रोकने की मुझे कोई खास मशक नहीं थी, लेकिन इस वक्त बेहोशी से बचने का और कोई जरिया नहीं था। जिस तरह भी मुमकिन हो सका मैंने इस ख्वाबावर गैस से बचने के लिए कोशिशें की। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था और दम घुटा जा रहा था। फिर दरवाजे पर आहट होने लगी। दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए वो बआसानी खुल गया। अंदर जो शख्स दाखिल हुआ वो हाटन के अलावा और कोई नहीं था। चंद लम्हे दरवाजे पर खड़े रहकर उसने गैस खारिज होने का इंतजार किया और फिर आगे बढ़ आया। सबसे पहले उसने कांच के टूटे हुए टुकड़े चुनकर जेब में डाले और फिर आगे बढ़कर मेरे पास पहुंच गया। मिस्टर हेंड्रिक, न वक्त हाजिर होने की माफी चाहता हूँ मिस्टर हेंड्रिक, मगर एक जरूरी मसला है। वो रुक गया। फिर उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे झंझोड़ा और उसके बाद वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गया। हाटन कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर ख्वाबगाह के उस हिस्से में पहुंच गया जहां से अंदर कंट्रोल हाल में दाखिल हुआ जा सकता था। यहां से दाखिले की जरूरत उसे इसलिए पेश आई होगी कि मैंने दूसरे दाखिली दरवाजे को बंद कर दिया था। मेरी ये कोशिश हाटन को शक में मुब्तला कर सकती थी। मुझे इसका अंदाजा था, लेकिन मजबूरी थी। मैं अब कंट्रोल हाल में उसका आजादाना दाखिला बंद कर देना चाहता था। वैसे हाटन के मुझ पर शक करने के कई असबाब थे और मुझे खुद भी इसका एहसास था। इस वक्त सूरत हाल वाज़े हो गई थी, लेकिन अब मुझे भी उसकी जरूरत नहीं रह गई थी। जो काम मैं उससे लेना चाहता था वो ले चुका था। इसलिए उसके अंदर दाखिल होते ही मैं भी अपनी जगह से उठ गया और उसके पीछे पीछे कंट्रोल हाल में दाखिल हो गया। हाटन इत्मीनान से अंदर दाखिल हुआ था, जबकि मैंने खुद को उसकी निगाह से पोशीदा रखा था। सबसे पहले उसकी निगाह कटहरे की तरफ गई और फिर वो तेज तेज कदमों से कटहरे के पास पहुंच गया। मैं भी मशीनों और सतूनों की आड़ में होता हुआ उसके पास पहुंच गया था। फिर उसकी करख्त आवाज उभरी, ए तुम सो रहे हो? जागो, उठ जाओ, वरना फिर क़यामत तक उठ ना सकोगे। उठो, उसने स्याह फाम को मुखातिब करते हुए कहा और स्याह फाम जाग गया। वो आंखें मलता हुआ उठ गया था और अब हैरत ज़दा अंदाज में हाटन को देख रहा था। मैं जानता था कि उसके ज़हन में क्या ख्यालात होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? लुइस, स्याह फाम ने कहा। क्या तुम आज़ादी के ख्वाहिशमंद नहीं? हाटन ने कहा। लुइस खामोशी से उसे घूर रहा था। अगर तुम मेरी बात का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आज़ाद कर सकता हूँ। लुइस ने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा, फिर खुश घूंटों पर जबान फेरता हुआ बोला, न जाने तुम क्या कह रहे हो मिस्टर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। खुद को नींद के असर से आज़ाद करो। मैं जाग गया हूँ। तुम 11 अफराद थे यहाँ? हाँ, लुइस ने जवाब दिया। बाकी 10 कत्ल कर दिए गए? हाटन ने कहा। लुइस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाटन ने दोबारा कहा, और कत्ल करने वाला हेंड्रिक था? लुइस अब भी खामोश रहा था। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे मिस्टर लुइस कि दरअसल उनका कातिल हेंड्रिक नहीं था, बल्कि एक नकली इंसान था। बहरहाल अफसोस, मैं तुम्हारे साथियों को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे सजा देकर तुम्हें जरूर आजाद करा सकता हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर? लुइस अब संभल गया था। हेंड्रिक आखिरी बार यहाँ कब आया था? आज सुबह। उसके अंदाज में तुमने कोई तब्दीली महसूस की थी? कोई खास नहीं। वो यहाँ क्या करता रहा था? मैं क्या जानूं मिस्टर, इस शैतानी कैद खाने के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता मैं, लुइस ने जवाब दिया। फिर भी यहाँ उसकी मसरूफियात क्या होती हैं? उसने तुमसे आज़ादी की बात तो नहीं की थी? ये तो नहीं कहा था कि तुम उसके साथ मिलकर काम करो, वो तुम्हें आज़ाद करा देगा? भला ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर हेंड्रिक ने तो एक एक करके मेरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, फिर मुझे वो क्यों आज़ादी देंगे? लुइस ने जवाब दिया और हाटन पुरख्याल अंदाज में दोनों हाथ मलने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस कंट्रोल टेबल की जानिब बढ़ गया जो हेंड्रिक के इस्तेमाल में रहती थी। वहां भी वो देर तक ऐसे निशानात तलाश करता रहा जिनसे उसके शक की तस्दीक हो सके। वो खासा परेशान नजर आ रहा था। मैं उसकी तमाम हरकत और सकनात का जायजा लेता रहा। अब इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि हाटन को मुझ पर शक हो गया है। हेंड्रिक के बाद हाटन इस जजीरे की दूसरी बड़ी शख्सियत था और तमाम लोग उसके अहकामात पर अमल करते थे। मैंने आज तक उससे मुतअद्दिद फ़ायदे हासिल किए थे और बेशुमार उलझनों से बचा रहा था, लेकिन इसके बाद उसे मौका देना बड़ी हमाकत थी। चुनाचे मैंने आखिरी फैसला कर लिया और इस वक्त जब हाटन मेरे नज़दीक से गुजरा तो मैं उसकी पुश्त पर पहुंच चुका था। लुइस अपने पिंजरे की सलाखें पकड़े हुए इस मंजर को देख रहा था। मैंने हाटन की पुश्त से पिस्तौल निकालकर सख्त लहजे में उससे कहा, दोनों हाथ बुलंद करो मिस्टर हाटन। वो मेरी आवाज़ सुनते ही बुरी तरह चौंक कर पलटा था और फिर मुझे देखकर उसका चेहरा तारीक हो गया। मिस्टर हेंड्रिक, उसके मुंह से लरजती हुई आवाज़ निकली। उसके हाथ बेइख्तियार ऊपर उठ गए थे। मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली, फिर कोट के गिरेबान में हाथ डालकर बगली होलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल अपने कब्जे में लेने के बाद मैंने अपने पिस्तौल की नाल से उसे धकेल दिया और वो 3-4 कदम फिट पीछे हट गया। मैं समझ नहीं सका मिस्टर हेंड्रिक। मैं तुम्हें समझाऊंगा डियर हाटन, अच्छी तरह समझाऊंगा, मगर तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कैसे दाखिल हुए? मैंने उससे सवाल किया। वो मैं बस जनाब, दरअसल मैं कुछ परेशान था।
उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यहाँ आकर तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे यहाँ आने की इजाजत है, मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। बेशक है, ये सब कुछ था, लेकिन एंड्रिक के बारे में मालूमात हासिल करने की इजाजत तुमने मुझसे नहीं ली थी। मैंने जवाब दिया और हाटन खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने महसूस किया कि उसने एक लम्हे में खुद को संभाल लिया है। मिस्टर एंड्रिक, आपको इल्म है कि मैं 14 साल से अपनी तंजीम के लिए खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। इन 14 सालों में मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और मेरे नाम से कोई ऐसी बात मंसूब नहीं की जा सकती जो काबिल गिरफ्त हो। बेशक मैं आपके सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे इतना भी हक नहीं पहुंचता मिस्टर एंड्रिक कि मैं अपने किसी शक की तस्दीक कर सकूं? शक? मैंने सवाल किया। हाँ मिस्टर एंड्रिक, उस शख्स को हमने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन कोई ऐसी जगह बाकी नहीं बची जहां उसे देख ना लिया गया हो। अगर वो पागल नहीं था तो उसने समंदर के रास्ते फरार होने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि इस तरह किसी जगह जिंदा पहुंचना नामुमकिन है। तो फिर आखिर वो कहाँ गया? माफ कीजिए, मैं अजीब बात कह रहा हूँ। पहले आप मेरा चेहरा देखें और उसके बाद मुझे इजाजत दें कि मैं आप पर एमोनिया इस्तेमाल करूँ और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूँ कि आप मेकअप में तो नहीं हैं। मैं आपसे सच अर्ज कर रहा हूँ मिस्टर एंड्रिक कि अब हम दोनों के अलावा बाकी कोई नहीं रह गया जिस पर शक किया जा सके। लोइस से मालूमात की यही बुनियादी वजह थी। हाटन ने जवाब दिया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बात तो किसी हद तक माकूल है, लेकिन डेर ये बताओ कि अगर मैं वो शख्स निकला तो जाहिर है मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगा कि तुम मेरी असल शक्ल देख सको। उसके बावजूद अगर आप मिस्टर एंड्रिक हैं तो मुझे इस बात की इजाजत दें। हाटन अब काफी हद तक मुतमईन नजर आने लगा था। अगर ये बात है हाटन, तो फिर यूं करते हैं कि इन दोनों पिस्तौलों से कारतूस निकाल कर फेंक देते हैं और उसके बाद हम एक दूसरे को देख लेते हैं। बिल्कुल मुनासिब। हाटन ने इस बात को तस्लीम कर लिया और मैंने उसके सामने ही पिस्तौल के चैम्बर खाली कर दिए और कारतूस जेब में डालकर दोनों पिस्तौल एक तरफ उछाल दिए। मेरे पास भी अब कुछ नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अमोनिया फराम करता हूँ, आप मेरा चेहरा देख लें। हाटन ने कहा, ठहरो, रुक जाओ। मैं बोला और वो ठिठक कर मुझे देखने लगा। मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मैं इतराफ करता हूँ हाटन कि मैं एंड्रिक नहीं, मैंने कहा, और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसके बावजूद वो बहुत मजबूत असाब का मालिक था और खुद को संभालने का फन जानता था। दूसरे इलम में उसका घूंसा मेरे पेट पर पड़ा। मुझे वाकई इसकी तवक्को नहीं थी कि वो इतनी फुर्ती से हमला करेगा। हालांकि मेरा ये इतराफ उसके लिए हैरान कुन भी था। उसने मुझ पर दूसरा हमला किया, मगर मैं 2 कदम पीछे हट गया और अब मेरे लिए जरूरी था कि मैं उसे संभालूं। चुनाचे मैंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मेरा पांव उसके घुटने पर पड़ा और वो बेइख्तियार झुक गया। फिर मेरा दूसरा पांव घूमकर उसके जबड़ों पर पड़ा। शायद वो जिस्मानी लड़ाई का बहुत ज्यादा माहिर नहीं था। इसके बरकस हैंड्रिक खासा फुर्तीला और जंगजू आदमी था। हालांकि हाटन कदोकामत में हैंड्रिक से किसी तरह कम नहीं था, लेकिन मेरे चांदी घूंसों ने उसे जमीन पर लिटा दिया था। उसके मुंह से खून बह रहा था। मैंने गिरीबान पकड़कर उसे उठाया और करख्त लहजे में कहा, हाँ, मैं हैंड्रिक नहीं हूँ, मैंने हैंड्रिक को कत्ल किया है। क्या मतलब? उसके मुंह से दहशत सी आवाज निकली। तो तुम वही हो? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। तुम सब लोगों की मौत मेरे हाथों लिखी है और अब इसके लिए बहुत कम वक्त रह गया है। लेकिन अफसोस, तुम इस जजीरे की तबाही अपनी आंखों से नहीं देख सकोगे। अब जबकि तुम मुझ पर शक करके यहाँ तक पहुंच ही गए हो हाटन, तो फिर तुम्हें भी दुनिया से रुखसत हो जाना ही चाहिए, मैंने कहा। और हाटन ने दूसरे ही लम्हे चीख कर उठने की कोशिश की, मगर मेरी एक लात ने उसे दोबारा जमीन बोस कर दिया था। वो दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर पीछे की तरफ खिसकने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। पीछे खिसकते खिसकते हाटन उस कटहरे तक पहुंच गया जिसमें लोइस बंद था, और फिर वो कटहरे का सहारा लेकर उठना ही चाहता था कि अंदर से लोइस की लात उसकी पुश्त पर पड़ी और वो एक चीख के साथ मेरे कदमों में आ पड़ा। मैंने भी फुटबॉल की तरह उसका इस्तकबाल किया था। दूसरे ही लम्हे मेरी लात ने उसे फिर कटहरे के नजदीक पहुंचा दिया। लुइस बच्चों की तरह खुश हो रहा था। जो ही वो कटहरे के करीब पहुंचा तो लुइस ने एक बार फिर लात उसकी पुश्त पर रसीद कर दी और हाटन उनदे मुंह गिर पड़ा। अब उसमें उठने की ताकत नहीं रही थी। मैंने पांव की ठोकर से उसे सीधा किया। इस वक्त मेरे दिल में रहम का निशान तक नहीं था। ये लोग मजलूम मुसलमानों के कातिल थे। इन्होंने जहां भी मौका पाया था औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों को बेजरीग कत्ल किया था। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। फिर इन पर रहम किस तरह किया जा सकता था? हाटन खौफजदा निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने दांत पीसते हुए अपना दायां पांव उठाया और उसकी गर्दन पर रख दिया। हाटन का पूरा बदन तशंजी अंदाज में सुकड़ने और सिमटने लगा था, लेकिन मेरे पांव का दबाव उसके हलकूम पर बढ़ता ही जा रहा था
और फिर मैंने एक जोरदार झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी। आटन जमीन पर तड़पने लगा, उसके मुंह से खून का फवारा सा उबल पड़ा था और वो कई बार तड़पा, फिर उसने दम तोड़ दिया। लुइस दोनों हाथों से कटहरे की सलाखें पकड़े खौफजदा निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने गर्दन के इशारे से इसकी मौत के बारे में पूछा और मैं एक गहरी सांस लेकर उस मेज की जानिब बढ़ गया जहां कंट्रोल बटन लगे हुए थे। लुइस को एक बार फिर मैंने उस कटहरे से आज़ाद कराया और नहायत गंभीर लहजे में बोला, लुइस, इसकी लाश उठाकर इस शीशे की छत पर डाल दो, इसका वजूद हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लुइस ने किसी खिलौने की तरह आटन की लाश को उठाया और उसे लिए हुए तालाब के इस हौज के पास पहुंच गया जिस पर शीशे की छत थी। उसने इसे शीशे की छत पर लिटा दिया और मैंने वो बटन दबा दिया जिससे छत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती थी और इंसान इस तालाब के तालाब में पहुंच जाता था। धुएं का मरगोला बुलंद हुआ और आटन की कहानी भी खत्म हो गई। मैंने ये आखिरी काम भी कर दिया था, लेकिन अभी मैं लुइस को आजादाना तौर पर अपने साथ नहीं रख सकता था। चुनाचे मैंने मुस्कुराकर लुइस की जानिब देखते हुए कहा, लुइस, हमारे रास्ते के तमाम पत्थर हट गए हैं। अभी तक मुझे कोई खास दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन दोस्त, अभी तुम्हारी मुश्किलात का खात्मा नहीं हुआ। तुम अगर चाहो तो इस जगह आज़ाद रह सकते हो। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें अब इस कटहरे में रहने की जरूरत नहीं, लेकिन ये शैतानी कारखाना बेहद खतरनाक है। अगर तुमने इन मशीनों वगैरह को छेड़ा तो कुछ भी हो सकता है। तुम बस आराम करो, यहाँ चाहो तो मेरी ख्वाबगाह तक आ सकते हो। मेरा ख्याल है कि अब बहुत कम वक्त रह गया है तुम्हारी कैद का। कल मेरे आदमी यहाँ पहुंचने वाले हैं और उस वक्त जब वो जजीरे का कंट्रोल संभाल लेंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुझे इस आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं है मास्टर, आप जिस तरह हुक्म करें मैं तैयार हूँ। बेहतर यह है कि मुझे इस पिंजरे में बंद कर दें ताकि अगर मैं बेकार बैठकर कोई हरकत करने की कोशिश करूं तो ना कर सकूं। लुइस ने कहा और मुझे हंसी आ गई। तुम खुद पर कंट्रोल रखो लुइस, बल्कि यूं करो कि आज यहाँ रहने की बजाय मेरी ख्वाबगाह में क़याम करो। नहीं मास्टर, आपका बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ ठीक हूँ, लुइस ने जवाब दिया और किसी तरह भी मेरे साथ बाहर आने पर आमादा नहीं हुआ। गर्द मैंने लुइस को आज़ाद छोड़ा और वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गया। नींद का क्या सवाल था, अब तो आटन भी खत्म हो चुका था। उसके जरिए अब मैं किसी और से राब्ता भी कायम नहीं कर सकता था। ये सोचते सोचते न जाने मुझे कब नींद आ गई। दूसरे दिन उस वक्त तकरीबन 10:30 बजे थे जब मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने इधर उधर देखा और फिर अपना पिस्तौल तलाश किया, लेकिन पिस्तौल तो मैं वहीं फेंक आया था। कारतूस मेरी जेब में पड़े हुए थे, लेकिन हेनरिक का मेकअप दुरुस्त था। फौरी तौर पर किसी खतरे के आसार नहीं थे। चुनाचे मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। 2 आदमी मुअद्दब खड़े नजर आए। जनाबे अली, हम शर्मसार हैं कि मिस्टर हाटन से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो अपनी ख्वाबगाह में मौजूद नहीं थे। एक बड़ी लॉन्च आई है और उसमें बहुत से अफराद सवार हैं। नीचे आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। एक मखसूस इजाज़तनामा उनके पास मौजूद है, मगर हमने उन्हें साहिल पर उतरने की इजाज़त नहीं दी। मिस्टर हाटन से इजाज़त लेने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात ना हो सकी तो आपके पास आए हैं। क्या हुक्म है उनके बारे में? ठीक है, उन सबको यहाँ ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और वो दोनों गर्दन झुकाए चले गए। मेरा दिल मुसर्रत से उछल रहा था। ये मेरी कामयाबी की आखिरी मंजिल थी और मैं निहायत बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। मैंने शब ख्वाबी का लिबास तब्दील किया। थोड़ी देर बाद 5 अफराद उन दोनों के साथ मेरी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गए। मैं इन 5 को पहचानता था। फवाद भी इनमें शामिल था। अंदर दाखिल होकर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है ना सब कुछ? फवाद ने राजदाराना अंदाज में पूछा। हाँ, रात मैंने अपने सेक्रेटरी को भी कत्ल कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अब कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं? बिल्कुल। तो फिर क्या इरादा है मिस्टर अली? हम लोग अपना चार्ज संभाल लें? इस तरह नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले मैं तुम्हें जजीरे की सैर करा दूं। सुबह का वक्त है, तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। उसके बाद मुनासिब मकामात पर तुम अपने आदमियों को तैनात कर देना। लॉन्च खाली कर दिया है? नहीं, मैंने 10 अफराद वहाँ लॉन्च की हिफाजत के लिए छोड़ दिए हैं। तमाम सामान लॉन्च में ही मौजूद है। ठीक है, 2 आदमियों को यहाँ से रवाना कर दो। मैं अभी तुम्हारे साथ बाहर निकलता हूँ और अपने आदमियों को हदायत दे देता हूँ कि वो तमाम सामान यहाँ पहुँचा दें। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी अली? फवाद ने सवाल किया। नहीं दोस्त, यहाँ के मामलात अभी तक मेरे कंट्रोल में है। तो फिर ठीक है, फवाद ने जवाब दिया और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। 4 अफराद मेरे पीछे चल रहे थे। बाहर आकर मैंने 2 आदमियों को बुलाया और उन्हें हदायत देकर नवारदों में से 2 अफराद को उनके साथ रवाना कर दिया। उसके बाद मैंने गाड़ी निकलवाई। नाश्ते वगैरह का ख्याल किसी को नहीं रहा था। मैंने भी फवाद से नहीं पूछा था कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। खुद फवाद भी बहुत अलर्ट नजर आ रहा था। चुनाचे हम एक जीप में बैठकर चल पड़े। फवाद ने जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। मैंने उन तमाम जगहों की निशानदेही की जो हमारे लिए अहम थी और तकरीबन 1:30 बजे हम वापस अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गए। इसी दौरान लॉन्च से सारा सामान उतार कर अंदर पहुंचा दिया गया था। मैंने सामान का जायजा लिया। डायनामाइट बॉक्स थे,
अस्टेन गन्ने थी और ऐसी दूसरी चीजें थी जो इस ऑपरेशन के लिए कारआमद थी। इसके अलावा बाहर लान में वो तमाम अफराद बैठे हुए थे जिनका ताल्लुक तंजीम से था। तमाम लोगों से मेरा तारुफ कराया गया और मैंने उनसे मुसाफा करके अंदर का रुख किया। फवाद को मैंने उसकी ड्यूटी समझा दी थी। असले का यहाँ आना ताज्जुब खेज नहीं इन लोगों के लिए? फवाद ने पूछा। शायद मैं तुम्हें बता चुका हूँ फवाद के यहाँ असला आता रहता है और यहीं से तमाम तंजीमों को ये असला फराहम किया जाता है। गुड। वैसे एक बार फिर मैं ये कहूँगा अली कि तुमने ऐसा हैरतनाक कारनामा अंजाम दिया है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये जजीरा वाकई इंतहाई पुरअसरार है। इससे कबल भी इसे कई बार देखा जा चुका है, लेकिन कभी किसी के ज़हन में ये ख्याल नहीं आया था कि यहाँ इतना बड़ा इसराइली हेड क्वार्टर होगा। खैर छोड़ो इन बातों को, अब क्या ख्याल है कम अज कम खाना वगैरह तो खा लिया जाए। मैंने तो आज नाश्ता भी नहीं किया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फवाद हंसने लगा। यहाँ खाना खाया है किसी ने? अगर मेरा सेक्रेटरी जिंदा होता तो शायद मुझे इन तमाम मामलात की फिक्र ना होती, लेकिन मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों के लिए क्या बंदोबस्त हुआ है। लॉन्च पर हमारा सामान मौजूद है, अगर तुम कहो तो मैं वहां से। नहीं, ये खतरनाक बात होगी, मैंने जवाब दिया और फिर मैंने अपने आदमियों को बुलाकर नए आने वाले मेहमानों के लिए खाने के मुतल्लक पूछा। खाना तैयार है जनाब, बस आपके हुक्म का इंतजार है, बावर्ची खाने के इंचार्ज ने मुझे बताया और फिर हम शिकम की आग बुझाने में मसरूफ हो गए। खाने के बाद हमने तमाम जरूरी इंतजामात के बारे में मशवरे किए और फिर फवाद अपने आदमियों को लेकर चला गया। आज ही रात इस सिलसिले में आखिरी कार्रवाई करनी थी। फवाद को चूंकि मेरी यानी हैंडर की हमायत हासिल थी, इसलिए इसके बाद इसकी कार्रवाइयों के बारे में इससे पूछने वाला कोई नहीं था। वो अपने आदमियों के साथ अपना काम अंजाम देता रहा। डायनामाइट बॉक्स उन जगहों पर नस्ब कर दिए गए थे जहां उन्हें इस्तेमाल करना था। उन सब का ताल्लुक रेडियो कंट्रोल सिस्टम से था और ये रेडियो कंट्रोल बॉक्स लॉन्च ही में रखा गया था। फवाद ने इस सिलसिले में मुझे अपनी तमाम कार्रवाइयों से आगाह कर दिया था। वो खास तौर से डायनामाइट सेक्शन का इंचार्ज था और इस किस्म के कामों में आला महारत रखता था। शाम के खाने के बाद हमने आखिरी मामला तय किए। ज्यादा रात का इंतजार नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसके बाद वापसी का सफर तय करना था। मैंने लॉन्च की पोजीशन देखी, वहां पर भी तमाम इंतजामात मुकम्मल थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे आदमी सिमट कर लॉन्च तक पहुंचने लगे। जजीरे के काम हस्बे मामूल जारी थे। किसी को इसका गुमान भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद उनके साथ क्या खौफनाक हादसा पेश आने वाला है। मैंने आखिरी वक्त में लुइस को भी अपने साथ ले लिया था। बाहर की दुनिया देखकर लुइस ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ परेशान सा हो गया। वो मेरे साथ साथ ही चल रहा था। क्या बात है लुइस, तुम परेशान नजर आ रहे हो? हाँ मास्टर, हम यहाँ से जा रहे हैं ना? उसने सवाल किया। यकीनन सामने जो लॉन्च नजर आ रही है वो हमारी है और वो हमें बैरूत पहुंचा देगी। मुझे अपने भाई बहुत याद आ रहे हैं मास्टर, काश मैं यहाँ से तनहा ना जाता। लुइस के गम ने मुझे भी अफसुर्दा कर दिया था, मगर अब इन जज्बात के इजहार के लिए वक्त नहीं था। मैं उसे लेकर लॉन्च पर पहुंच गया। शाम की स्याही अब रात की तारीकी में बदल चुकी थी। लॉन्च मुकम्मल तौर पर रवानगी के लिए तैयार थी। साहिल से कुछ फासले पर चंद अफराद खड़े हुए हमें देख रहे थे, लेकिन यह देखना बेमकसद सा था और इसमें कोई खास बात नहीं थी। फवाद रेडियो कंट्रोल बॉक्स के पास मौजूद था। फिर उसने मेरी इजाजत से सबसे पहले बटन पर उंगली रखी। हैंड्रिक का आलीशान मकान एक धमाके के साथ शोले उगलने लगा। उसके दरवाजे, खिड़कियां और छतें वगैरह फिजा में बुलंद हो गई थी और जजीरे पर इस पहले ही धमाके के साथ भगदड़ मच गई थी। लोग वहशतज़दा होकर हैंड्रिक की रिहायशगाह की जानिब दौड़ रहे थे कि उन्हें दूसरे धमाके से दो चार होना पड़ा। यह धमाका हैंड्रिक की रिहायशगाह से कुछ फासले पर एक दूसरी इमारत में हुआ था और इसके बाद फवाद 30-30 सेकंड के वक्फे के बाद अपना काम करने लगा। 6 इमारतों में डायनामाइट लगाए गए थे, चुनाचे चंद ही मिनट में वो सफाई हस्ती से मिट गई। जजीरे पर क़यामत का शोर बुलंद हो रहा था। लॉन्च के ड्राइवर ने लॉन्च का इंजन स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर के बाद उसने साहिल छोड़ दिया। इमारतों से अब भी शोले बुलंद हो रहे थे, धुएं के मरगोले फिजा में नजर आ रहे थे। फिर वो रात की तारीकी में गायब हो गए। अब तारीकी इतनी फैल गई थी कि सिर्फ आग को देखा जा सकता था, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी शोलों के साए में कुछ लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए जाते थे, यहाँ तक कि लॉन्च साहिल से इतनी दूर पहुंच गई कि अब वो भी हमारी निगाहों से उजल हो गए। हम लोग बहुत मसरूर थे। फवाद अपना काम अंजाम देने के बाद मेरे पास आ बैठा और मुझसे इस सिलसिले में तफसीलात मालूम करने लगा। बस कोई खास बात नहीं फवाद, जो कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूँ मामलात इससे मुख्तलिफ नहीं है, मगर यार तुमने पहला ही काम ऐसा किया कि मेरे ख्याल में अब तंजीम की निगाहों में तुम्हारी हैसियत बहुत बढ़ जाएगी। मेरे दोस्त, मुझे अपनी हैसियत से कोई परवाह नहीं। मैं तो एक मिशन के तहत अपनी जिंदगी को तब्दील कर चुका हूँ
और अब इस मिशन की तकमील के लिए मैं जो कुछ भी कर सका वो मेरी खुशबख्ती होगी। इस सिलसिले में मुझसे और कोई बात ना करो, मैंने कहा, और फवाद मेरे जज्बात को समझकर खामोश हो गया। फिर मैंने उसे लोइस की कहानी सुनाई और फवाद बेहद मुतासर हुआ। फिर उसने लोइस के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने देख लिया लोइस, वो दरिंदा सिर्फ इंसान अपनी तमाम तर शैतानी कुव्वतों के साथ खत्म हो गया और हमें एक मौसर कामयाबी हासिल हो गई। मेरे दोस्त, हजारों फलस्तीनी इन बेड़ियों की तकलीफों का शिकार हो चुके हैं। तुम उनके बारे में भी कुछ सोचो, उनके अहले खानदान तुमसे कुछ कम गमज़दा ना होंगे। ये तो जंग है लुइस, और जंग में सब कुछ होता है। हमें हिम्मत से काम लेकर अपनी जिंदगी के इस मिशन को जारी रखना है। मैं तुम्हें पेशकश करूंगा लुइस कि बकिया जिंदगी हमारे साथ गुजारो। बेशक तुम हमारे हम मजहब नहीं हो, लेकिन इंसानियत का मजहब सारी दुनिया में यकसा है। अगर तुम हमारे मिशन से मुतासिर हो तो अपनी आइंदा जिंदगी के दिन हमें सौंप दो। लुइस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फवाद के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मुझ पर एतबार कर लिया जाए तो मैं खुद को कम खुश नसीब नहीं समझूंगा। मैं अब इस दुनिया में तन्हा हूँ, लेकिन अगर मुझे इतने लोगों का सहारा मिल जाए तो मेरी सारी तन्हाई दूर हो जाएगी। तुम हमारे भाइयों में शामिल हो लुइस, इस बात का यकीन कर लो कि आज से तुम हम में से एक हो। फवाद ने जज्बाती लहजे में कहा। लांच बैरूत की जानिब रवां दवां थी और उसकी रफ्तार काफी तेज थी। हम एतराफ पर भी निगाह रखे हुए थे। किसी भी जवाबी कार्रवाई की तवक्को की जा सकती थी। हालांकि अभी इस बात का इम्कान नहीं था। जजीरे की तबाही की दास्तां न जाने कब उन लोगों के कानों तक पहुंचे। मुमकिन है इसमें देर लगे, लेकिन बहर सूरत हमें होशियार रहना था। फिर सुबह की रोशनी में जब लांच बैरूत पहुंची तो हमारी मुसर्रतों का कोई ठिकाना नहीं था। हमारे इस्तकबाल के लिए कुछ अफराद मौजूद थे जो आए तो खुफिया तौर पर थे, लेकिन बेचैनी से हमारे मुंतजिर मालूम होते थे। सब ने बढ़कर खास तौर पर मुझसे मुसाफा किया और उसके बाद मैं एक बंद गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। बाकी लोग भी मुख्तलिफ जराए से मुंतशिर हो गए थे। मैं वहां से सीधा तंजीम के हेडक्वार्टर पहुंचा था। यहाँ भी मेरे इस्तकबाल के लिए बाकायदा तैयारियां की गई थी। मीटिंग हो रही थी और वहाँ मौजूद अफराद मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने यहाँ उस शख्सियत को देखा जो बैनुल अक़वामी हैसियत रखती थी और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की रूह रवां थी। और इस वक्त मेरा दिल मुसर्रत से शर्मसार हो गया जब उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ अली यार खां। तुम हमारे हम वतन नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने जिस जज्बा या अखुवत से सरशार होकर यह कारनामा अंजाम दिया है, हम उसे कभी फरामोश न कर सकेंगे। मैं तुम्हें इस अजीम शान कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आइंदा भी तुम तंजीम के लिए कारहाय नमाया अंजाम देते रहोगे। शिद्दत जज्बात से मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी थी। ये वो शख्सियत थी जिसे मैं दीवानगी की हद तक चाहता था। तंजीम में शामिल होने से कबल भी मैंने बारहा इसकी ज़िंदगी की दुआएं की थी, क्योंकि वो बेघरों का रहनुमा था। वो एक ऐसे मिशन के लिए काम कर रहा था जो एक इंसानी मिशन था, जिसकी ज़िंदगी लाखों निगाहों का मरकज़ थी। लाखों दिलों की तमन्ना थी कि वो अपने हाथों से फिर से अपना वतन आबाद करें जो गासिबों ने उनसे छीन लिया था, और वो उनका हम आवाज़ था। काफ़ी देर तक मैं वहीं रहा और इस सिलसिले में तफसीलात बताता रहा। मेरी काविशों की फिल्म प्रोजेक्टर पर देखी गई थी। इस सिलसिले में हाई कमान ने कुछ खास हदायत जारी की। बहरहाल मेरी इस मेहनत को भरपूर तौर पर सराहा गया था और मैंने इसका सिला पाया था, लेकिन मेरे ज़हन में अभी कुछ और था। तवील अरसे के बाद मैंने खुद को ऐसे हालात में पाया था जब मैं खुद भी कुछ फैसले कर सकता था। हालांकि अमेरिका और इंग्लैंड में भी मैंने कभी खुद को किसी दबाव में महसूस नहीं किया था, लेकिन इस वक्त मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार भी था। मैं उन निगाहों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। अब मैं अपनी मंजिल पर था और आइंदा के इक़दामात मेरी ज़ात के लिए जिहाद की हैसियत रखते थे और मैं ये सवाब ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता था। जिस वक्त वहाँ से वापसी हुई तो नाइमा बर्क और फवाद मेरे साथ थे। नाइमा का चेहरा फर्द बिसात से सुर्ख हो रहा था और उसने एक बार मेरी तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों में हकीकी मुसर्रत महसूस हुई। मेरी रिहाइशगाह बहुत साफ सुथरी थी। 2-3 मुलाजिम मौजूद थे। फर्नीचर वगैरह तब्दील कर दिया गया था। फवाद ने काफी की फरमाइश की और नाइमा बर्क खुद उठकर बाहर चली गई। अब क्या प्रोग्राम है अली? फवाद ने पूछा। मैं फौरी तौर पर किसी दूसरे काम का ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने कहा। अभी तो तुम्हारे बारे में बहुत से फैसले होंगे, खुसूसी मीटिंगें, देखें इनका क्या नतीजा निकलता है। वैसे वाकई तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस सिलसिले में दूसरी तरफ क्या रद्द-ए-अमल होता है इसका भी इंतजार करना है। एक किरदार बाकी है अभी तक, उसके बारे में कोई मशवरा दो फवाद। कौन? खातून फराना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, वो छुपने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा क्या इरादा है उसके बारे में? मुझे उसके बारे में हिदायत मिली थी कि मैं उसकी हकीकत मालूम करूं, सो मैंने उसकी हकीकत पेश कर दी। जरूरत से ज्यादा हकीकत सामने आ गई। वैसे मेरा ख्याल है अब वो रोपोश हो जाएगी। इससे कबल ही मुलाकात की जाए उससे, मैंने पूछा। मुनासिब रहेगा, दिल चाहता है कि उससे जरूर मिला जाए। वो साफ निकल आई है। मेरे ख्याल में उसे इस तरह तो नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए। तुम्हें इसका इख्तियार है अली,
वैसे शायद तुम्हें अपनी मौजूदा हैसियत का इल्म ना हो। इस मुहिम को सरअंजाम देने के बाद तुम्हें बेशुमार इख्तियारात हासिल हो गए हैं और तुम अपने तौर पर कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। नाइमा काफी बनवा कर ले आई थी। हम तीनों ने खामोशी से काफी पी और उसके बाद फवाद उठ खड़ा हुआ। अच्छा भाई, अब मुझे इजाजत दो, कुछ जरूरी काम है। नाइमा तुम रुकोगी? नाइमा ने नजर उठाकर मुझे देखा और खामोशी से उठ खड़ी हुई। मैं उन दोनों को बाहर तक छोड़ने गया था। सब दोस्तों के जाने के बाद मैं अब अपनी आरामगाह में वापस आ गया और एक सोफे पर बैठकर हालात पर गौर करने लगा। खातून फराना यानी मार्गिया के बारे में कुछ न कुछ होना चाहिए। इस तरह उसे छोड़ देना तो कोई अच्छी बात नहीं थी। मुमकिन है फवाद के कहने के मुताबिक सूरत हाल का इल्म होने के बाद वो ज़ेरे ज़मीन चली जाए। थोड़ी देर तक गौर खोज करने के बाद मैंने एक प्रोग्राम बना लिया और उसके बाद मुझे मेकअप के सामान की जरूरत पेश आई जो यहाँ मौजूद था। चुनाचे आईने के सामने बैठकर मैंने अपने चेहरे पर मेकअप किया। अब इस मेकअप में मुझे 2 घंटे लग गए थे, लेकिन निहायत कामयाब मेकअप किया था। एक बार फिर मैं हैंड्रिक की शक्ल में था। मैंने जगह जगह जख्म बनाए थे, लेकिन यह मामूली जख्म थे। हुलिया भी ज्यादा बेहतर नहीं रखा था मैंने, और इस काम से फारिग होकर मैं इमारत से निकल आया। टैक्सी काफी फासले के बाद मिली थी। रात हो चुकी थी और मौसम खूब सर्द था। मैंने टैक्सी ड्राइवर को मार्गिया की रिहायशगाह का पता बताया था। टैक्सी मुनासिब रफ्तार से चल पड़ी। मार्गिया की रिहायशगाह से तकरीबन 2 फरलांग दूर मैंने टैक्सी रुकवाई और बिल अदा करके सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। इस वक्त मैं मार्गिया की कोठी के करीब से सिर्फ चंद गज दूर था। मैंने उस इमारत के गेट से स्याह रंग की एक लंबी कार निकलते देखी। मैं फौरन रुक गया। मार्गिया शायद कहीं जा रही थी। मैंने ड्राइविंग सीट पर देखा और फिर पिछली सीट पर निगाह दौड़ाई, लेकिन मैं देखता ही रह गया। कार आगे बढ़ गई थी, मगर मेरी आंखों ने जो कुछ देखा था उस पर एक लम्हे के लिए मुझे यकीन नहीं आया था। इस चेहरे को मैं हजारों अफराद के दरमियान भी पहचान सकता था। ये ओलिव हावर्ड था। मेरी बेचैन निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। काश मैंने टैक्सी ना छोड़ी होती, काश नजदीक की और कोई सवारी मौजूद होती, लेकिन इस किस्म के इत्तेफाक मुश्किल ही से पेश आते हैं। मैं हाथ मलता रह गया। ओलिव हावर्ड तो ये यहाँ मौजूद है। अभी तक उसने हार नहीं मानी और मेरे ताकुब में लगा हुआ है, मगर मुमकिन है कि ऐसी बात ना हो, उसकी यहाँ मौजूदगी किसी और मकसद के तहत हो। बहरहाल ये सब एक ही थे, अलग अलग रुख में। हावर्ड ही ने हैंड्रिक के जजीरे से सान बरले में मेरे लिए दीवारें खड़ी की थी। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक उसने मेरा पीछा किया था। और अब खैर हावर्ड, लगे रहो, मुमकिन है बहुत जल्द तुमसे भी कोई तफसीली मुलाकात हो ही जाए। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोलता हुआ इमारत के गेट पर पहुंच गया। एक चौकीदार यहाँ मौजूद था। वो मुझे देखकर तेजी से मेरे पास आ गया। क्या बात है, किससे मिलना है? मार्गिया मौजूद है? मैंने भारी आवाज में कहा। सॉरी जनाब, यहाँ कोई मार्गिया नहीं, यह खातून फराना की रिहायश गाह है। ओह, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। आप इजाजत दें तो मैं उन्हें फोन करके आपकी आमद जल्दी करो, फोन मिलाओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। और चौकीदार गेट के करीब बने हुए कैबिन में दाखिल हो गया। उसने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया और मैंने कैबिन में दाखिल होकर रिसीवर उसके हाथ से छीन लिया। चौकीदार ने चौंक कर पिस्तौल निकाल लिया था। यह क्या हरकत है, उसने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से एक नुसवानी आवाज सुनाई दी थी। क्या बात है गीटर, वो मार्गिया कहाँ है? उससे कहो गधे चौकीदार ने हैंड्रिक को गेट पर रोक रखा है, मैंने घबराते हुए कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर दूर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी, मादाम मादाम, मिस्टर हैंड्रिक, मिस्टर हैंड्रिक, वो गेट पर। फिर कुछ और आवाजें सुनाई दी जो आवाजें नहीं थी। कोई चीज गिरने की आवाज भी सुनाई दी थी। जाहिर है हैंड्रिक के नाम पर यही अफरा तफरी होनी चाहिए थी। बहरहाल इसके बाद फोन के रिसीवर पर कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। चौकीदार मेरे पास ही खड़ा था। मैंने रिसीवर उसके हाथ में दे दिया और वो हेलो हेलो करने लगा। लेकिन फिर इमारत के सदर दरवाजे से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और मार्गिया बेतहाशा दौड़ती हुई कैबिन तक पहुंच गई। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। फिर वो लरजती हुई आवाज में बोली, ओह अहमक, तूने मिस्टर हैंड्रिक को रोक रखा था, पीछे हट। उसने चौकीदार की आसीन पकड़कर उसे खींच लिया और फिर मुझसे बोली, आइए जनाब, बराए करम माफ कर दें, जाहिल आदमी है, आइए आइए। मैं उसके साथ चल पड़ा। मार्गिया की ज़हनी कैफियत खराब मालूम हो रही थी। मैं उसके जिस्म में लर्जिश महसूस कर रहा था। वो मुझे ड्राइंग रूम की बजाय एक दूसरे कमरे में ले गई थी। आप मिस्टर हैंड्रिक, आप ज्यादा जख्मी तो नहीं है? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। नहीं, ठीक हूँ। तुम्हें इतला मिल चुकी है? मैंने नरम लहजे में कहा। अभी बस चंद मिनट कबल मिस्टर हावर्ड यहाँ से गए हैं। मुझे हावर्ड की जबानी सब कुछ मालूम हुआ है। मैं काबिले गर्दन जनी हुई जनाब, मैं जिस कदर शर्मिंदा हूँ बयां नहीं कर सकती। मार्गिया रोने लगी। मैं इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया था। मार्गिया रोती रही। मैंने बड़ा धोखा खाया था। मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूँ। बड़ी हमाकत हुई है मुझसे। मिस्टर हावर्ड यहाँ कब पहुंचे? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम जनाब, मैं तो ये सब कुछ सुनकर अपने आवाज खो बैठी हूँ। इससे कुछ हासिल नहीं होगा मार्गिया। हावर्ड कहाँ मुकीम है? मैंने नहीं पूछा जनाब, मैं बहुत नर्वस हूँ जनाब। मैंने उनसे मौजूदा हालात में मदद की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा जाती मामला है, मैं खुद ही इस सिलसिले में जो मुनासिब समझूंगा करूंगा।
उसने दोबारा राब्ता कायम करने के लिए तुम्हें क्या कहा है? जी नहीं, वो खुद भी मुझसे नाराज थे। उनके ख्याल में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने सारी तफसील सुनने के बाद मुझे कहा है कि मैं ये जगह बदल दूं। मैं बस थोड़ी देर के बाद यहाँ से रवाना होने वाली थी। सब कुछ तबाह हो चुका है मार्गिया, हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं इंतहाई मुश्किल हालात में यहाँ पहुंचा हूँ। अगर मैं यहाँ ना पहुंचता तो तुम इन हालात से आगाह होने के लिए क्या करती? मैं तो बिल्कुल नाकारा होकर रह गई हूँ जनाब। जनरल जो भी फैसला करते मुझे मंजूर होता। यहाँ से अब तुम कहाँ जाओगी? नंबर 2 जनाब, वो जगह फिल वक्त महफूज है। अभी वो इधर मुतवज्जा नहीं होंगे। मैं तन्हाई चाहता हूँ। सबको मना कर दो कि कोई यहाँ ना आए। बहुत बेहतर जनाब। वो उठ गई। तुम फौरन वापस आ जाओ, मैंने कहा। यस सर। वो बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद मैंने मेकअप उतार दिया। ये रेडीमेड मेकअप था जिसे अमोनिया के बगैर उतारा जा सकता था। मैं इस सोफे पर बैठ गया जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। कुछ देर बाद मार्गिया वापस आ गई। वो मेरे अकब से निकलकर मेरे सामने आई थी और फिर गर्दन झुकाकर मेरे सामने बैठ गई। वापस आकर उसने मेरी शक्ल नहीं देखी थी। उसके चेहरे से शदीद परेशानी जाहिर हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी जनाब। आप यकीन करें, मेरी उससे मुलाकात महज इत्तफाक थी। वो दूसरी बार उसने निगाहें मेरी तरफ उठाकर देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मार्गिया की कैफियत मेरी तवक्को के मुताबिक थी। वो सोफे से उठने की कोशिश करने लगी लेकिन उसमें कामयाब ना हो सकी क्योंकि उसके बदन पर फालिज की सी कैफियत तारी हो गई थी। जुमला पूरा करो फराना, मैंने सर्द लहजे में कहा। मार्गिया की आवाज बंद हो गई थी। जब वो देर तक कुछ ना बोल सकी तो मैंने गहरी सांस लेकर कहा, दूसरी बार मैं खुद तुम्हारे पास पहुंचा था मार्गिया, क्योंकि इत्तेफाक से मुझे तुम पर काम करने की हदायत मिली थी। लेकिन मार्गिया, तंजीम का मामला हेनरिक की मौत के बाद खत्म हो गया। अब मेरा और तुम्हारा जाती मामला है और मुझे तुमसे बेपनाह नफरत है। इतनी शदीद नफरत कि मैं बयान नहीं कर सकता। जानती हूँ इस नफरत की बुनियाद क्या है? तुमने मुझसे मेरा गुरूर छीन लिया है, नीच औरत। मैंने औरत के बारे में बहुत कम सोचा है, लेकिन जब कभी सोचा तो मेरी रूह में रोशनी उतर आती थी। मेरे ज़हन में एक तसव्वुर था, एक आइडियल था मेरा, और तूने उस आइडियल को चकनाचूर कर दिया। और उसके बाद मेरी असल शख्सियत सामने आई। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। मैं खुद को इस तरह पुरसुकून कर सकता हूँ कि तू इस दुनिया में ना रहे। मैं तुझे उस जुर्म की पादाश में कत्ल कर रहा हूँ। मार्गिया, तूने अली यार खां के हसीन तसव्वुर को तोड़ा है। मैं खड़ा हो गया। सुनो सुनो, मैं सुनो। वो भी दहशतज़दा अंदाज में खड़ी हो गई, लेकिन मुझ पर जुनून तारी हो चुका था। मेरा खड़ा हाथ सामने से उसके हलकूम पर पड़ा और उसकी चीख भी ना निकल सकी। मेरे दूसरे हाथ ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और वो लहराकर फर्श पर आ रही। मैंने झुककर उसकी नब्ज़ें देखी और फिर मुतमईन अंदाज में उसके यहाँ से निकल आया। बाहर निकलने के लिए मैंने सदर दरवाज़ा इस्तेमाल किया था। हेनरिक का मेकअप अब मैं वहीं छोड़ आया था। चौकीदार ने किसी कदर ताज्जुब से मुझे देखा था, लेकिन रोकने की जरूरत नहीं कर सका। न जाने क्यों मैं अपना ज़हन हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रात को बेहद पुरसुकून नींद आई थी। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर मेरा ज़हन ओलिव हार्वर्ड में उलझा हुआ था। वो यहाँ मौजूद है तो फिर क्या करना चाहिए? मेरा दिल चाहता था कि उससे मुलाकात जरूर करूं। एक बार वो मेरी मुट्ठी में था, लेकिन हालात ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब इसी वक्त फुआद आ गया। खुश मिजाज और हंसने हंसाने वाला आदमी था। कमाल है भाई, बस चंद मिनट लेट हो गया। सोचकर चला था कि ऐन नाश्ते के वक्त छापा मारूंगा, लेकिन आओ फुआद, अभी बहुत कुछ मौजूद है। मैंने चाय भी नहीं पी है, आओ प्लीज। और वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने उसके सामने प्लेट सिरका दी और वो बेतकल्फी से नाश्ते में मसरूफ हो गया। आज दोपहर को तुम्हारी इस रिहायशगाह पर हंगामा आराई होने वाली है। जालूद ग्रुप आ गया है। बड़े उम्दा उम्दा अल्फाज कहे गए हैं तुम्हारे बारे में। सितारा कैफ कहती है कि उसने तुम्हें पहले ही महसूस कर लिया था। महमूद जालूद तुम्हारे कारनामे पर फख्र महसूस कर रहे थे। बड़े अच्छे जज्बात हैं सबके तुम्हारे लिए। ये मेरी खुशबख्ती है फवाद, मैं मोहब्बतों के समंदर में डूबा हुआ हूँ। वैसे तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी है। खैरियत? मैं फराना या मार्गिया को माफ नहीं कर सका। रात को मैंने उसे कत्ल कर दिया। अरे, फवाद का हाथ रुक गया। कहाँ मिल गई थी वो? उसने पूछा और मैंने पूरा वाकया सुना दिया। फवाद गर्दन हिलाने लगा था, लेकिन हार्वर्ड के बारे में सुनकर वो परेशान हो गया था। वो यहाँ क्यों मौजूद है? ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इतनी जल्दी सारे हालात से वाकिफ भी हो गया है। वैसे क्या बात है अली, ओलिव हार्वर्ड जाती तौर पर भी तुम्हारा दुश्मन है। उसकी ये दौड़ो धूप जाती नौयत की मालूम होती है। फिर तुमने एक खतरनाक शख्स को सख्त परेशान करके रख दिया है। वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उससे भी हिसाब कर लूँ। इस सिलसिले में अगर मुनासिब समझो तो मेरा एक मशवरा मान लो। ओलिव हार्वर्ड के बारे में हाई कमान से रुजू करो। उसका मामला पेचीदा हो सकता है क्योंकि वो एक उलझी हुई शख्सियत है। अमरीकी होने की हैसियत से हाँ, जाहिर है वो यहाँ सरकारी सतह पर आया होगा। उसे कोई नुकसान पहुंचा तो हालात की नोयत दूसरी हो जाएगी। फवाद ने कहा और मैं भी इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करने लगा। फवाद की बात दुरुस्त थी। हर चंद के ओलिव हार्वर्ड मेरे सिलसिले में सख्त कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जाती मामले में तंजीम को मुलव्वस नहीं कर सकता था।
दोपहर को खूब हंगामा खेदी रही। सितारा कैफ, सईद, आतिफ, गौर, शफकत, खतान और दूसरे बहुत से लोग आए। मुझे वालिहाना मुबारकबाद दी गई और हंसी मजाक होता रहा। फवाद ने उन्हें मार्गिया के मौत के बारे में भी इतला दे दी थी और महमूद जालूद ने मुझे एक खतरनाक शख्स करार दे दिया था जो किसी को भी माफ नहीं कर सकता। ओलिव हावर्ड के बारे में उन लोगों ने भी यही राय दी थी कि उसे छेड़ा ना जाए। कुछ देर बाद वो लोग रुखसत हो गए। नाइमा बर्ग सबसे आखिर में थी। मुझे भी इजाजत दें अली, और अपना ख्याल रखें। अभी चंद रोज घर पर ही आराम करें। ओह क्यों मिस नाइमा? ओलिव हावर्ड मायूस होकर चला जाए, बाहर उससे मुलाकात हो सकती है। नाइमा ने तशवीश से कहा, यह मामला मेरे लिए काफी तकलीफ का बायस रहेगा। मैं किसी के खौफ से घर में कैद होकर बैठ जाऊं। बाज़ औक़ात इंसान को मसले पसंद बनना ही पड़ता है। प्लीज ये जरूरी है। वैसे आप बोर हो तो किसी को भी तलब कर सकते हैं, नाइमा ने कहा, लेकिन मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। सबके जाने के बाद फिर सन्नाटा हो गया, लेकिन शाम को 6:45 बजे के करीब ही मुझे आदि उज़्मा का फोन मिला। मैं तुम्हें तुम्हारे कारनामे की मुबारकबाद तो दे चुका हूँ, इस वक्त फोन करने का मकसद कुछ और है। गतमी की मजाक के अंदाज में आवाज सुनाई दी। मैं इस मुबारकबाद पर आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, फरमाइए कैसे मिजाज हैं? मैंने भी उसी अंदाज में कहा, भाई तुम्हारे 2 शिकार मेरे पास पिंजरे में बंद हैं, इनके लिए क्या ख्याल है? वो लड़की डैनी मार्श स्मिथ जो तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी, तुम्हारी हिदायत के मुताबिक हमारे पास महफूज है। और दूसरा स्याह फाम लुइस। ओह क्या लुइस भी आपके पास है? हाँ। लुइस के साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया? हरगिज नहीं, बुरा सलूक हम सिर्फ मैदान जंग में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लोग होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। मैं इन लोगों से वही बात करूंगा प्रोफेसर। इनके बारे में ऊपर से कोई फैसला नहीं हुआ? ऊपर तो तुम ही हो, क्योंकि ये केस तुम्हारा है। सारे मामला तुम्हें ही तय करने हैं। मैं हाजिर हो जाऊंगा प्रोफेसर। रात का खाना मेरे साथ ही खा लो। कोई खसूसी डिश तैयार कराऊं? जो तैयार होगी वही खा लूंगा। आ रहा हूँ। डैनी मार्श स्मिथ प्रोफेसर हादी के घर के तय खाने में थी। उसे यहाँ तमाम सहूलतें मुहैया थी। इस वक्त भी वो एक बिस्तर पर दराज कोई किताब पढ़ रही थी। कदमों की आड़ पर उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा। चंद लम्हों तक तो पहचान ही ना सकी, और जब पहचानो तो किताब उसके हाथ से छूट गई। तुम? उसने शदीद हैरत से कहा। हेलो डैनी। हो मेरे खुदा, तुम यहाँ? ये कैसे मुमकिन है? तुम उस शैतानी जजीरे से निकल आए? ये नामुमकिन सी बात है। मैं उसके करीब कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तुम कैसी हो डैनी? मैंने सवाल किया। बदतरीन ज़हनी बहरान से गुजर रही हूँ। हैरत है अब तक पागल क्यों नहीं होगी। क्या तुम्हें भी यहाँ कैदी बनाकर लाया गया है? नहीं डैनी, कैदी तो तुम भी नहीं हो। यहाँ तुम्हें एहतियातन रखा गया है। तुमने इन लोगों से उस बारे में पूछगछ नहीं की? किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वैसे नहायत शरीफ और बाइखलाक लोग हैं। मुझे किसी किस्म की ज़हनी या जिस्मानी अज़ियत से दोचार नहीं होना पड़ा, सिवाय इसके कि मैं इस कैद की वजह से नावाकिफ हूँ। वैसे हैंड्रिक के लोगों में इतने शरीफ आदमियों को तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तुम खुद को हैंड्रिक का कैदी समझ रही हो डैनी? क्या मतलब? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम कैदी नहीं हो। बस कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से तुम्हें यहाँ रखा गया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बराए करम मुझे बता दो, ये सब क्या है? कौन लोग हैं ये? और मैं तुम्हें वही सब कुछ बताने आया हूँ डैनी। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम जिन लोगों के लिए काम कर रही थी, आइंदा भी अगर चाहो तो उन लोगों से राब्ता कायम करके उनके साथ काम कर सकती हो। मुमकिन है किसी और मरहले पर हमारी मुलाकात हो। बहरहाल मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, इसलिए कि एक नाजुक वक्त में तुमने खतरात मोल लेकर मेरी मदद की थी। मैंने हैंड्रिक को कत्ल कर दिया। उसका सेक्रेटरी मेरे हाथों मारा गया और जजीरा एहसान बरले अब सिर्फ एक वैरान जजीरा है जिसमें शायद एक भी इंसान मौजूद ना हो। वो मैं था जिसने तुम्हें तलब करके हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ भेजा था। मैं तुम्हारे उस एहसान का बदला चुकाना चाहता था। वो तुम थे? डैनी ने बेइख्तियार कहा। हाँ डैनी, वो मैं था, मगर मैं हैंड्रिक के मेकअप में था और हैंड्रिक मारा जा चुका था। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें आज़ादी दी जा रही है डैनी, तस्दीक कर लेना। तुमने ये सब कुछ कर डाला और इंतहा? डैनी लरजती हुई आवाज में बोली। तनहा नहीं डैनी, तुम्हारी मदद से, कुछ और साथियों की मदद से। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो हैंड्रिक खत्म हो गया? डैनी को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो बोली, क्या उस बात का इल्म मार्गिया को भी है? मरने से कबल उसे भी ये बात मालूम हो गई थी। मरने से कबल? क्या मार्गिया भी? मार्गिया को मैंने बैरूत में कत्ल किया है। मुझ पर उसके बहुत से कर्ज थे जो मैंने चुकाने थे। डैनी पागलों की तरह मुझे देखती रही, फिर उसने ठंडी सांस लेकर गर्दन झुका दी। मैं थोड़ी देर तक उसके बोलने का इंतजार करता रहा। जब उसने देर तक कुछ न कहा तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी और क्या खिदमत कर सकता हूँ डैनी? मैं क्या बताऊं अली, मेरी अकल तो साथ छोड़ गई है। तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो तो कर दो। हाँ बताओ। मैं लंदन जाना चाहती हूँ। मेरे लिए लंदन रवानगी का बंदोबस्त कर दो। पासपोर्ट वगैरह मेरी रिहाइश गाह पर मौजूद है, बस दूसरे इंतजाम करने होंगे। बोलो, कर दोगे मेरे लिए ये इंतजामात? यकीनन, मैंने जवाब दिया। बस अली, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। आह, मेरी कनपटियां चटक रही हैं। मैं खुद इन हंगामों से दूर भाग जाना चाहती हूँ,
लंदन में अपने लिए कोई ना कोई जगह जरूर बना लूंगी। काफी देर तक मैं डैनी की दिलजोई करता रहा और फिर उसे तसल्लियां देकर वहां से निकल आया। मेरी दूसरी मुलाकात लुइस से हुई थी। स्याह फाम लुइस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे मिला। सारे काम अंजाम पा चुके हैं लुइस, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मास्टर, मेरे बारे में जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। अगर मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं और आइंदा मास्टर को अपनी शक्ल ना दिखाऊं तो मास्टर लुइस आपको दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। जो एहसान करता है उसके लिए दर्द सर बनना भी तो ठीक नहीं है। तुम किसी के लिए दर्द सर नहीं हो लुइस, और अब तो तुम्हें आज़ादी मिल चुकी है। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी तो वापस नहीं ला सकता लुइस, जिसमें तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई भी थे, लेकिन मुस्तकबिल के सिलसिले में अगर तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे खुशी होगी। मदद कर सकते हो मास्टर? हाँ लुइस, कोशिश जरूर करूंगा। तो फिर मुझे अपने कदमों में रहने दो मास्टर, तुम्हारी खिदमत करूंगा और कभी तुमसे इसका मुआवजा हासिल नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लुइस को सिर्फ खाने और कपड़े के अलावा कुछ भी दरकार ना होगा, और ये दोनों चीजें मैं कुछ न कुछ करके हासिल कर ही लूंगा मास्टर, लेकिन मुझे इस दुनिया में तनहा ना छोड़ो। लुइस के रुखसारों पर आंसू बहने लगे थे। मुझे मंजूर है लुइस, मगर मेरे दोस्त तुम खुद भी अहम एक नहीं हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है और मैं उसका एक रुकन हूँ। इस बात को जानने के बावजूद तुम मेरे साथ रह सको तो रह लो। मैं अफ्रीकी हूँ मास्टर, गुलामी की करब से हमसे ज्यादा वाकिफ कौन होगा? मैं आज़ादी की तड़प से वाकिफ हूँ। मुझे अपनी जिद्दोजहद में शरीक कर लो। मैं तुम्हारा हम मजहब ना सही, लेकिन इंसान तो हूँ। मैं भी इंसानी जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करूँ। सोच समझ कर बात कर रहे हो लुइस? हाँ मास्टर, तुम लुइस को सच्चा पाओगे। ठीक है, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस सिलसिले में भी किसी से इजाजत की जरूरत पेश नहीं आई थी। मुझे बहुत से इख्तियारात दे दिए गए थे। लुइस मेरे साथ मेरी रिहाइशगाह पर मुंतकिल हो गया। उसने मेरे तमाम अमूर संभाल लिए थे। रातों को वो एक चाको चौबंद मुहाफिज और किसी शिकारी कुत्ते की तरह होशियार था। उसकी बहुत सी खुसूसियात तो बाद में मेरे सामने आई। अब वो खुश रहता था। उसने मादी बुलाने की भरपूर कोशिश की थी और उसमें कामयाब नजर आता था। ओलिवर दोबारा नजर नहीं आया था। हाई कमान ने भी मुझसे यही कहा था कि उसे ना छेड़ा जाए। जरूरी मीटिंगों में भी शिरकत लाजमी करार दे दी गई थी और मेरे मशवरों पर तवज्जो भी दी जाती थी। बड़ों का कहना था कि मैं वो वाहिद शख्सियत हूँ जो तंजीम के दोनों बाजुओं के लिए यकसा हैसियत रखता हूँ। यानी तंजीम के सियासी बाजू अलफता को भी बाज़ अमूर में मेरी ज़रूरत पेश आती है और अमली हिस्से अल-आसा तूफान में भी मेरी हैसियत बरकरार थी। हैंडरक का जजीरा सान बरले अब गैर आबाद था और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी दौरान तंजीम ने बहुत से काम लिए थे। सेहूनियों से झड़पें होती रहती थी और फलस्तीनी गोरीले कभी कामयाब और कभी नाकाम होते रहते थे। महमूद जालूद ग्रुप भी कई कारनामे अंजाम दे चुका था। नाइमा बर्क मुझसे मिलती रहती थी। मैंने बाद मुहिम्मात में अपनी खिदमात पेश भी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे महफूज रखा। फिर एक दिन एक आला सतही इजलास में मुझे तलब कर लिया गया। उस इजलास में बहुत बड़ी शख्सियतें मौजूद थीं। मेरी शमूलियत के बाद इजलास की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जिसकी तफसील यूं थी। फलस्तीनी जिद्दोजहद के सिलसिले में बहुत से ममालिक फलस्तीनी मकासद से हमदर्दी रखते थे और फलस्तीनियों के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन कुछ बैन अल-अक़वामी मजबूरियां उनके आड़े आती थी, जिनकी वजह से उन्होंने भी खुलकर इस हमदर्दी का इजहार नहीं किया था। अलबत्ता दरूने पर्दा वो फलस्तीनियों की मदद कर रहे थे और करते रहना चाहते थे। इस सिलसिले में मशरकी जर्मनी की एक खुफिया तंजीम ने यूगोस्लाविया में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी जो इंतहाई खुफिया थी। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से तंजीम को बहुत सी सहूलतें हासिल हुई थी और इस सिलसिले में एक और कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया। दूसरी बार ये कॉन्फ्रेंस मेड्रिड में मुनक्कद हुई, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि कॉन्फ्रेंस खुफिया ना रह सकी और इसके शुरू होने से चंद लम्हात कबल इस कॉन्फ्रेंस हॉल को बम से उड़ा दिया गया और बहुत सी सरकर्दा शख्सियतें इसमें हलाक हो गईं। उसके बाद ये मसला इल्तवा में पड़ गया और तवील अरसे तक हम किसी दूसरी जगह का इंतखाब ना कर सके। दुनिया भर में मौजूद यहूदी इसराइल को अपना आखिरी घर समझते हैं और इसकी बका की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का राज भी राज नहीं रह सका और इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। चुनाचे इस सिलसिले में इंतहाई खुफिया पैमाने पर काम किया जा रहा है। इस बार हमने कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी नुमाइंदगी करने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो हम में से नहीं है। ना वो मुसलमान है ना अरब, बल्कि बिल्कुल एक गैर मुतल्लक शख्स है जिसे फलस्तीनियों से हमदर्दी है और वो इससे कबल भी हमारे मकासद की तकमील के लिए काम कर चुकी है। लेकिन ऐसे शवाद भी मिल गए हैं जिनसे अंदाजा होता है कि इस कॉन्फ्रेंस की इतला भी दुश्मन को हो गई है और वो इसे नाकाम बनाने के पे दर पे हैं। चुनाचे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस शख्सियत से खसूसी दरख्वास्त की है कि वो 2 माह कबल मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाए और वहाँ के माहौल में खुद को हजम कर ले और फिर खास वक्त पर कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाए। हमारी ये दरख्वास्त कबूल कर ली गई है और वो हमसे ताउन करने के लिए तैयार है।
आप लोगों को ये सुनकर हैरत होगी कि हम में से कोई शख्स उस शख्सियत के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारे एक खास हमदर्द मुल्क ने उससे बातचीत की है और उसके इमाम पर वो शख्सियत इस कॉन्फ्रेंस में हमारी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हुई। चनाचे इस माह 17 तारीख को यहाँ से रवाना हो रही है। उसकी पहली मंजिल बिलगराद होगी और फिर वो वहाँ से ओरिएंट एक्सप्रेस के जरिए इतालिया चली जाएगी और 2 माह तक उसका क़याम वेनिस में होगा और कॉन्फ्रेंस के खात्मे के बाद वो वेनिस से हॉलैंड चली जाएगी।